बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसने मेरी कैफियत भांप ली और जवाबन उसके चेहरे पर जो कोसे खजा के रंग लहराए, मैं उनकी ताब ना ला सका और जल्दी से नज़रें झुकाकर फर्श को घूरने लगा। जान वो अपनी जगह से उठी और मेरे कदमों में बैठकर अपनी थोड़ी मेरे घुटने पर टकाते हुए बोली, मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हो? मैं तेरी अपनी मलकियत हूँ, तेरी दासी हूँ, मेरा तन मन सब कुछ तेरा है। फिर यूं अपने ऊपर जबर करने का फायदा? उसकी खुली ढुली बातें सुनकर मैं जैसे काम सा गया। पता नहीं मेरी मोहब्बत को उसने अपने दिल का रोग क्यों बना लिया था। अगर वो मेरी जिस्मानी कुर्बत हासिल कर लेती तब भी मैं रुकने वाला तो नहीं था। फिर नामालूम अपने आप को यूं सस्तेपन से मेरे हवाले कर देने से उसका क्या मकसद था? मैं भी कोई साधु या कोई बहुत बड़ा वलीउल्लाह नहीं था, बल्कि इन मामलात में आम मर्दों जैसा एक मर्द था जिसे कोई भी जवान लड़की वक्ती तौर पर भटका सकती थी, जबकि वो तो शीतल थी। लेकिन नामालूम उसके बारे कौन सा ऐसा जज्बा मेरे अंदर परवरिश पा चुका था कि मैं इसे पाकीज़ा देखना चाहता था, और वो तो थी भी ऐसी कि छूने से भी मैली हो जाए। मेरी तरफ से छाई खामोशी को उसने तोड़ने की कोशिश न की और चुपचाप मेरे घुटने से सर टेक कर बैठी रही, यहाँ तक कि काफ़ी देर गुजर गई। हमारी महवियत को ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कदमों की चाप ने तोड़ा और शीतल शायद धर्मिंदर आ गया है कहते हुए उठकर सोफे पर बैठ गई। वो वाकई धर्मिंदर था। दरवाजे को हल्के से खटखटाते हुए वो अंदर आया और पूछा, बीबी जी खाना यहीं पर खाएंगी या उस टेबल पर लगा दो? शीतल ने कतई कलामी करते हुए अपने सामने धरी टेबल की तरफ इशारा किया। खाना हम दोनों ने खामोशी से खाया। खाने के बाद धर्मिंदर के हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म चाय पीकर हम दोनों ताज़ा दम हो गए। क्या ख्याल है, आउटिंग के लिए चलें? उसने कहा। मैं जवाबन बोला, लड़की तुम्हारा कोई पुर्जा तो ढीला नहीं है? मैं चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ हूँ, इतनी आसानी से बम्बई में नहीं घूम सकता। तुमने अलबत्ता जाना है तो चली जाओ, मैं रात गए ही निकलूंगा, क्योंकि मैंने जिन लोगों से मुलाकातें करनी हैं उनके दिन सोते और रातें जागती हैं। वो शरारती लहजे में बोली, क्या किसी कोठे पर जाने का इरादा है? रातें तो तवाइफों की जागती हैं और दिन सोते हैं। बकवास बंद करो, मेरी मुराद जराइम पेशा लोगों से है। और तेरी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि तमाम जराइम पेशा अफराद जुल्मत की पैदावार होते हैं और अंधेरे को पसंद करते हैं। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, आप तो संजीदा हो गए। अच्छा, इस मजाक वगैरह को छोड़ो और मुझे सोने का कमरा दिखाओ ताकि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। रात को शायद मुझे सोने का मौका ना मिले। हाँ, आओ मेरे साथ, वो खड़ी होते हुए बोली और मैं उसके साथ चल पड़ा। वो काफ़ी अच्छी ख्वाबगाह थी। दीवारों को हल्का आसमानी रंग दिया गया था और इसी कलर के पर्दे खिड़कियों और दरवाज़ों के साथ लटकाए गए थे। कमरे के वस्त में पड़ा एक जहाजी साइज का डबल बेड जो चकोर के बजाय गोल था। इस पर आसमानी रंग की फूलदार चादर और इसी कलर का एक खूबसूरत गर्म कंबल तय किया हुआ पड़ा था। वाह, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। इसका मतलब है सेठ अंकल इतने भी कंजूस नहीं हैं। ये ख्वाबगाह उन्होंने नहीं, मैंने सजाई है, वो फखरिया लहजे में बोली, और इसकी वजह से डैडी की डांट भी खाई है। बहरहाल बहुत खूबसूरत है, वाकई तुम्हारा इंतखाब लाजवाब है। मैं तारीफी लहजे में बोला। हाँ, मेरा इंतखाब लाजवाब ही होता है, वो मेरी जानिब देखते हुए ज़ुमानी लहजे में बोली, और मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर बेड पर बैठकर अपने बूट के तस्मे खोलने लगा। ठीक है, तुम आराम करो, मैं ज़रा बम्बई घूम आऊँ, काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगा है। मेरे सर हिलाने पर वो मुझे गहरी नज़रों से देखती ख्वाबगाह से निकल गई। नरमो मुलायम बेड पर लेटकर मैंने आंखें बंद कर लीं। रास्ते में गाड़ी के अंदर मैं खातर ख्वाह आराम नहीं कर सका था। यूं भी सफ़र नाम ही तकलीफ और ख्वारी का है। थोड़ी देर बाद मैं नींद की गहरी वादियों में खो गया। मेरी आंख शीतल के जगाने पर खुली। उसके रेशमी हाथों का लम्स मुझे बहुत अच्छा लगा। सादिया भी इसी तरह जगाती थी कि अपने हाथों से मेरे बालों में कंघी करती। शायद तमाम मोहब्बत करने वाली औरतों का अपने मर्दों को जगाने का यही तरीका कार हो। आ गई हो? मैंने आंखें खोलते ही पूछा। थोड़ी देर सोने नहीं दे सकती थी क्या? रात के 10 बजने वाले हैं जनाब, वो तीखे लहजे में बोली। अगर ना जगाती तो बाद में महाराज ने मूड बना लेना था कि जगाया क्यों नहीं, मैंने काम जाना था। अच्छा ठीक है, ज़्यादा तकरीर झाड़ने की ज़रूरत नहीं। मैं स्लीपर अपने पाँव में डालकर
बाथरूम का रुख करता हुआ बोला, एक तो तुम औरतों की जुबान को आराम नहीं आता। और वो होंठ भेंच कर खामोश हो गई। शायद इतनी मोहब्बत से जगाने के जवाब में इसे मुझसे इस किस्म के रवैये की तवक्का नहीं थी। हवाइजे ज़रूरिया से फारग होकर मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो अभी तक इसी जगह बैठी थी। कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, ये क्या बुत बनी बैठी हो, मैं मज़ाहिया लहजे में बोला। खाना तैयार है मिस्टर उमर जान। तो फिर चलें मिसिज उमर जान, वो खिलखिलाकर मेरा फिक्रा पूरा करते हुए बोली। नहीं जी मिस हरिचरण दास साहबा, मुझ गरीब की इतनी किस्मत कहाँ कि किसी सेठजादी को अपना सकूं। अच्छा खाने के लिए चलो, बड़ी भूख लग रही है। दोपहर को भी बस वाजबी सा खाया था। वो मुझे खाने वाले कमरे की तरफ धकेलते हुए बोली। डाइनिंग टेबल खाने के मुख्तलिफ लवाजमात से भरी पड़ी थी। वो किसी मोहब्बत करने वाली बीवी की तरह मुख्तलिफ डिशें उठा उठा कर मेरे सामने रखती चली गई, जिनको चखने से ही मेरा पेट भर गया। अच्छा उठो, मैं आपको सामान दिखाऊं जो मैं अभी शॉपिंग करके लाई हूं। खाने से फारग होकर उसने कहा। तेरे पास तो रकम नहीं थी, फिर शॉपिंग के लिए कहाँ से ढूंढ ली? मैं सेठ हरिचंद दास की बेटी हूँ, वो फखरिया लहजे में बोली। पैसे का हसूल मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। वैसे आपकी इतला के लिए बताती चलूँ कि अभी मैंने अब्बू के एक दोस्त, जिनको मैं अंकल कहती हूँ, 50,000 रुपये उधार लेकर आई हूँ। हाँ ये तो आपने बजा फरमाया। मैं ठंडी सांस भरकर बोला कि सेठों को पैसे की क्या कमी, और वो मुस्कुरा दी। उसने ज़्यादातर मेरे लिए शॉपिंग की थी। 3 3 पीस सूट, बूटों के 2-3 जोड़े, स्पोर्ट्स शर्ट्स, जीन्स की पतलूनें, एक चमड़े की स्याह जैकेट, शेव का सामान और पता नहीं क्या क्या उठा लाई थी। ये क्या? मैं इस सारे सामान को हैरानी से देखता हुआ बोला। मैडम मेरा यहाँ पर सारी उम्र रहने का कोई इरादा नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन रहूँगा। मुझे पता है, वो संजीदगी से बोली, लेकिन आप इस सामान को अपने साथ तो ले जा सकते हैं ना। मेरे जी में आया कि इसे कहूँ कि मैं खुद को संभालूंगा या सामान को, मगर फिर उसकी आज़ुर्दगी के ख्याल से खामोश रहा। अपने लिए क्या लाई हो? मेरे लिए पहले ही इस कोठी में काफ़ी सामान भरा पड़ा है। अच्छा ठीक है, अभी तुम आराम कर लो, मैं ज़रा बाहर का चक्कर लगाऊं। किस टाइम तक वापस आ जाओगे? उसने पूछा। कुछ कह नहीं सकता, बहरहाल तुम मेरा इंतज़ार ना करना। आपका इंतज़ार तो मैं अपनी आखिरी सांस तक करूंगी, वो ज़ुमानी लहजे में बोली। मेरी मुराद आज रात से थी। अगर मैं आपको अपनी गाड़ी में मतलूबा जगह तक छोड़ आऊं तो शुक्रिया, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। कहकर मैंने काली जीन्स और सुर्ख स्पोर्ट्स शर्ट्स उठाकर बाथरूम का रुख किया। लिबास तब्दील करके मैंने चमड़े की काली जैकेट पहनी और शीतल को बाय कहकर कोठी से बाहर निकल आया। फरलांग भर पैदल मार्च के बाद ही मुझे टैक्सी मिल गई। कित्थे जाओगे बाबूजी? सिख ड्राइवर मेरे टैक्सी में बैठते हुए बोला। किसी अच्छे और बड़े जुए खाने तक ले जाओ। वो हंसते हुए बोला। तो सीधा कहो ना साहब जी, चग्गू दादा के अड्डे पर जाना है। गुड, समझदार हो, मैंने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया और इसके साथ ही दाएं बाएं के मनाजर को गौर से देखने लगा ताकि वापस आने में कोई परेशानी ना हो। टैक्सी तकरीबन पौन घंटा चलती रही और इसके साथ इससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से सिख ड्राइवर की जुबान चलती रही, लेकिन मैं सारे रास्ते इसे हुआ में ही जवाब देता रहा। जब टैक्सी एक बहुत बड़ी इमारत के सामने रुक गई तो मैं समझ गया कि वही जग्गू दादा का जुआ खाना था। इमारत की पेशानी पर मूनलाइट होटल लिखा हुआ जगमगा रहा था। किराया अदा करके मैं पार्किंग लॉट से निकला जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कीमती गाड़ियां पार्क थीं। मैं सीधा इमारत के मेन गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर एक मुअज़्ज़िज़ लिबास में गैर मुअज़्ज़िज़ शख्स हर आने जाने वाले को गौर से देख रहा था। इमारत का हाल लोगों से भरा पड़ा था। मुख्तलिफ लोगों की आपस में बातचीत की आवाज़ें मक्खियों की भुनभुनाहट की तरह सुनाई दे रही थीं। ज़्यादातर लोग डिनर कर रहे थे। मैंने एक बैरे को रोककर जुआ खाना का रास्ता पूछा और फिर उसके बताए हुए रास्ते की तरफ बढ़ गया। जुआ खाना इमारत के तय खाने में बनाया गया था। इसके लिए मुझे सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना था। जुआ खाने के दरवाजे पर एक करीहुल शक्ल गुंडा बरजमान था जिसके चेहरे पर जख्मों के लातदाद निशानात मुझे नजर आए, लेकिन उसने मुझसे कुछ ना पूछा और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो बहुत बड़ा हाल था जिसमें जुए की मशीनें भी लगी हुई थीं, मगर ज़्यादातर लोग ताश से किस्मत आजमाई कर रहे थे।
मुख्तसर लिबास में खुश शक्ल लड़कियां मुख्तलिफ मशरूबात खेलने वाले को सर्व कर रही थीं। इस माहौल में जो मशरूब कसरत से पिया जाता है, इससे सामईन भी बखूबी वाकिफ होंगे। हाल की दीवारों के साथ मखसूस लिबास में मलबूस अफराद खड़े थे, जो लामहल्ला किसी भी किस्म का हंगामा या झगड़ा ना होने देने के लिए खड़े किए गए थे। मैंने काउंटर पर 20,000 के टोकन लिए, जो काउंटर मैन ने लापरवाही से मेरे आगे डाल दिए। इसका अंदाज इस बात का गमाज था कि 20,000 की रकम उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। मेरा इरादा उस वक्त जुआ खेलकर दौलत कमाने का नहीं था, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर रकम का हसूल मेरे लिए इतना बड़ा मसला साबित ना होता। मेरा मकसद उस वक्त किसी तरीके से जग्गू दादा से मुलाकात करके उसको जांचना था कि आया वो मेरे काम आ सकता था भी या नहीं। टोकन लेकर मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, उसी वक्त 2 मुअज़्ज़ज़ किस्म के आदमी हाल में दाखिल हुए और मैं इस वक्त हाल के एक कोने में पड़ी खाली टेबल के पास नशिस्त जमा चुका था। खुशकिस्मती से उस वक्त वही एक टेबल खाली पड़ी थी। मेरा अंदाज़ा था कि इन दोनों ने इसी टेबल का रुख करना था, क्योंकि बाकी मेज़ें उस वक्त तकरीबन फुल हो चुकी थीं, या गुंजाइश थी तो किसी एक बंदे की। मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ और वो दोनों टोकन लेकर सीधा मेरी तरफ बढ़े। उनमें से एक ने पूछा, हैंडसम नौजवान, हम इधर बैठ सकते हैं क्या? प्लीज़ सर, मैं एहतरामन हल्के से उठकर बोला। वो दोनों थैंक यू कहते हुए बैठ गए। मेरा ख्याल है एक बंदे की गुंजाइश है। एक दरमियानी कामत का उधेड़ उम्र शख्स कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला, जिसके जवाब में हमने सिर्फ सर हिलाने पर ही इत्तफाक किया था। इस आदमी को मैंने काउंटर के साथ पड़े स्टूल पर बैठकर शराब पीते हुए देखा था। वो गालबन जुआ खाने का अपना आदमी था। ऐसे आदमी माहिर शार्पर होते हैं और पत्ताबाजी में महारत रखते हैं। उनका काम सिर्फ अमीर कबीर असामियों के साथ खेलना होता है। जीते हुए पैसों में इनका अपना कमीशन मुकर्रर होता है। इस वक्त भी वो मोटी असामियों को देखकर ही इधर आया था। हम चारों के बैठते ही एक खूबसूरत सी लड़की ट्रे में ताश की एक नई गड्डी लेकर आई और हमारे सामने रख दी। शुरू करो नौजवान। वही आदमी जिसने मुझे हैंडसम नौजवान कहकर बैठने की इजाज़त मांगी थी, मुझसे मुखातब हुआ। मैंने डब्बी को खोलकर पत्ते निकाले और महारत से फेंटकर गड्डी टेबल के दरमियान में रख दी। नवादर ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर चंद पत्ते उठाकर काट लगा दी, लेकिन मैंने बेपरवाही से बकिया पत्ते उठाकर 3-3 पत्ते सबको दे दिए। पहले हाथ मेरा इरादा किसी किस्म की हेरा फेरी का नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से मेरे हाथ पत्ते अच्छे आए और बाकी ने भी इस बाजी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई और एक एक 2-2 चालों के बाद सब ने हाथ खींच लिए। मजमूई तौर पर इस बाजी में मैंने 2,000 रुपये जीते। अगली बाजी में मैंने जानबूझकर दोनों मुअज़्ज़िज़ अशखास में से एक को अच्छे पत्ते दे दिए और इस हाथ में 1-2 ब्लाइंड चालों के बाद मैंने पत्ते उठाकर देखे और मुंह बनाते हुए पत्ते साइड पर रख दिए और मजीद चालों से हाथ खींच लिया। बाकी तीनों शुरू रहे। शार्पर की कोशिश थी कि इस हाथ कामयाबी हासिल करके ताश अपने हाथ में कर ले, मगर उसकी बदकिस्मती कि मुअज़्ज़िज़ अफराद में एक जिसको मैं अच्छे पत्ते दे चुका था, मैदान में डटा रहा और आखिर फतह इसी के हिस्से में आई। उसके चेहरे पर खुशी के रंग छा गए और ये खुशी सिर्फ बाजी जीतने की खुशी थी। ऐसे लोग पैसे को इतनी अहमियत नहीं देते। वाह भाई रंजिंदर साहब, आज तो इब्तदा से ही लक्ष्मी देवी आप पर मेहरबान होने लग गई। मल्होत्रा जी, आप तो फिर जानते ही हैं ना, लक्ष्मी देवी अपनी आशिक है, राजिंदर फखरिया लहजे में बोला और उसके साथ ही ताश के पत्ते फेंट कर टेबल के दरमियान रख दिए। इस मर्तबा भी वही जीता। मजीद 1-2 हाथ खेलने के बाद ताश मेरे हाथ में आ गई। क्लब का शार्पर कोई बाजी अभी तक नहीं जीत सका था। इस मर्तबा पत्तों के मेरे हाथ में आते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया और मेरे सामने टोकनों के ढेर में इजाफा होता चला गया। तेरी शक्ल की तरह तेरी किस्मत भी खूब है जवान, राजिंदर बोला। बस सेठ साहब, किसी दिन लक्ष्मी देवी मेहरबान हो ही जाती है, मैं इनकसारी से बोला। जुए खाने का शार्पर मेरे जीतने पर तिल मिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे खेलने का अंदाज ऐसा था कि मेरी पत्ताबाजी नहीं पकड़ी जा रही थी। अमूमन शार्पर
ताश फेंकते वक्त चंद मखसूस पत्ते लगाते हैं। इसके बरक्स मैं 52 के 52 पत्तों को अपनी याददाश्त में रखता और हर बंदे के हवाले अपनी मर्जी के पत्ते करता था। तकरीबन 40-50 हज़ार जीतने के बाद मैं एक गेम जानबूझकर हार गया ताकि किसी को मेरी पत्ताबाजी में शक न हो सके, और इस दफ़ा मैंने शार्पर को जीतने का मौका दिया था। इस बात में भी मेरा मुफाद ही पिन्हा था। ताश के पत्ते हाथ में आते ही शार्पर ने बड़ी महारत से पत्ते फेंटे और बांट दिए। मैं उसके हाथों की हरकत को गौर से देखता रहा। एक दो दो चालें सब ने ब्लाइंड चली और फिर जो जो अपने पत्ते उठाकर देखता गया उसके मुंह पर रौनक आती गई। खुद मेरे हवाले इसने 3 बेगमें की थीं। इसका मतलब है पहले हाथ में मसूफ अपना तमाम नुकसान पूरा करने के चक्कर में है। मैंने दिल में सोचा और ज़ेरे लब मुस्कुराकर पत्ते साइड पर कर लिए और हाथ सर के पीछे बांधकर बैठ गया, जो इस बात का ऐलान था कि मैं इस बाजी से दस्तबरदार हो गया हूँ। दोनों सेठ बड़े जोरों शोर से चाले चलने में मसरूफ थे। फिर न जाने सेठ राजिंदर को क्या हुआ कि उसने पत्ते शो करवा दिए, और ये देखकर उसका मुंह लटक गया कि उसके 3 बादशाहों के जवाब में शार्पर ने 3 इक्के इसके सामने रख दिए थे। अगली बाजी में मैंने अपने मंसूबे पर अमल करना था, इसलिए मैं शार्पर के हाथों की हरकत को खूब गौर से देखता रहा। जैसे ही उसने ताश फेंक कर टेबल के दरमियान में रखी, मैंने सिर्फ ऊपर वाला पत्ता उठाकर काट लगा दी। उसने बड़ी तंजिया नजरों से मेरी जानिब देखा और फिर ताश बांटने लगा। इस मर्तबा मेरे हाथ 2 दहले और 1 नैला आया था। मुझे पता था कि बाकियों का भी यही हाल होगा। 6-7 चालों के बाद ही दोनों सेठों ने अपने हाथ खींच लिए, लेकिन हम दोनों मैदान में डटे रहे। मेरे आगे पड़ा टोकनों का ढेर ज्यादातर टेबल के दरमियान मुंतकिल हो चुका था। उसने भी मजीद टोकन तलब कर लिए। हम दोनों से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने देखा कि टेबल के दरमियान पड़ा हुआ ढेर काफ़ी बढ़ गया है तो मैंने शो का नारा लगा दिया, और ये देखकर मुझे धचका सा लगा जब उसने 3 इक्के मेरे सामने रख दिए। एक लम्हे के लिए मैं गड़बड़ा गया। ये कैसे हो सकता था? उसने जो पत्ते लगाए थे और जो मैंने काट लगाई थी उसके मुताबिक इसके पास 3 इक्के आ ही नहीं सकते थे। कोई चक्कर ज़रूर था। मैंने अपने जहन पर जोर दिया और एक धमाके के साथ मैं बात की तह तक पहुंच गया। क्यों मिस्टर, परेशान क्यों हो गए हो? शार्पर तंजिया लहजे में बोला। क्या शो कराने की अदायगी के बारे में सोच रहे हो? बताता हूँ। मैंने हाथ बढ़ाकर ताश की गड्डी पकड़ते हुए कहा और जल्दी जल्दी पत्ते सीधे करने लगा। ये क्या कर रहे हो? वो घबराकर उठने लगा, मगर उस वक्त तक मैं गड्डी से अपने मतलूबा पत्ते निकाल चुका था। चारों इक्के टेबल पर सीधे पड़े उसका मुंह चढ़ा रहे थे। अरे भाई ये क्या? सेठ इन पत्तों को गौर से देखते हुए बोला। ताश की गड्डी में 7 इक्के कब से आने लगे? ये तो भाई को पता होगा। मैंने शार्पर की तरफ इशारा किया, जो रंगे हाथों पकड़े जाने की वजह से परेशान था। दीवार के साथ खड़े मुहाफिजों को भी गड़बड़ का एहसास हो गया और इनमें से 2 तीर की तरह हमारी टेबल की तरफ बढ़े। क्या हुआ? उनमें से एक ने पूछा। महाराज शार्पिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, मैं तंजिया लहजे में बोला। वो कैसे? उसने पूछा। वो ऐसे। मैंने 7 इक्के उठाकर उसके सामने लहराए। अच्छा? वो हैरानी से बोला। चलो भाई जग्गू दादा के ऑफिस। धोखेबाजों की तो वो अच्छी तरह खातिर तवाज़ा करते हैं, और भाई साहब आपको भी जहमत करनी पड़ेगी, वो हमसे मुखातिब होकर बोला। और साथ ही इन दोनों ने शार्पर को दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा कर दिया। उसके खड़ा होते ही इसकी गोद में रखे 3 पत्ते गिर गए, जो उठाकर मैंने सामने रख दिए। 2 दुखियों के और 1 चौकी पर मुश्तमिल थे। इस ताश के हमरंग 3 इक्के उसने पहले से अपने पास छुपाए थे, जो मौका मिलते ही उसने अपने सामने रख दिए थे। सेठ साहब, आप अपने टोकन वापस ले लें। मैंने दरमियान में पड़े टोकनों के ढेर की तरफ इशारा करके दोनों सेठों से कहा। यह हमारी तरफ से आपका इनाम हुआ। राजिंदर खुश दिली से बोला, और मैंने शुक्रिया कहकर तमाम टोकन एक शापर में डाल लिए। मिस्टर, सेठ राजिंदर इन मुहाफिजों में से एक से बोला, हमारी तरफ से जग्गू को बता देना कि ये जवान हक पर है। उसका इशारा मेरी तरफ था। हम फिलहाल वापस जा रहे हैं, और जवान अगर जग्गू को ज्यादती करे तो मुझे मिल लेना, ये मेरा कार्ड है। उसने एक विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरे हवाले किया
और दोनों जुए खाने से बाहर की तरफ बढ़ गए। चलें सर, मुहाफिज मुझसे मुखातब हुआ। चलो। मैं शापर अपने दोनों हाथों में संभाल कर उनके साथ हो लिया। काउंटर के पीछे एक दरवाजे से होते हुए हम एक कुशादा गैलरी में दाखिल हुए, जिसका इख्तिताम लकड़ी के एक मुनक्किश दरवाजे पर हुआ, जिसके दाएं बाएं दो गुंडे जुए खाने के मुहाफिज की मखसूस वर्दी में मलबूस खड़े थे। हमें देखते ही उनमें से एक ने हमें रुकने का इशारा किया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद बाहर आकर वो मेरे साथ आए मुहाफिजों से बोला, बॉस ने कहा है कि सिर्फ इसको भेज दो और बाकी वापस चले जाओ। उसका इशारा मेरी जानिब था। दोनों मुहाफिज शार्पर समेत उल्टे कदमों वापस मुड़ गए, और ये तो मुझे पहले से ही पता था कि वो शार्पर जुए खाने का अपना बंदा था। बहरहाल मैं मुहाफिज के इशारे पर जग्गू दादा के ऑफिस में घुस गया। वो एक वसी कमरा था। लकड़ी की बड़ी सी टेबल के पीछे गेंडा नुमा शख्स रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था। वो सर से गंजा था। उसके चेहरे पर मौजूद लातदाद जख्मों के निशान उसके माजी की इक्कासी कर रहे थे। कमरे के दाएं और सामने वाली दीवार पर बड़ी स्क्रीनों वाले टेलीविजन अवेजा थे, जिन पर जुए खाने के हाल के मुख्तलिफ मनाजर दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब है बगैर बताए जग्गू इस सारे मामले से वाकिफ था। मेरे दिमाग में टेलीविजन स्क्रीनों को देखते ही ये ख्याल गूंजा, बैठो जवान। जग्गू दादा ने टेबल के सामने पड़े सोफे सेट की तरफ इशारा करके कहा। मैं शुक्रिया कहकर सोफे पर टिक गया। क्या नाम है तुम्हारा? जान, मैं मुख्तसरन बोला। तो मिस्टर जान, बात यह है कि तुम अच्छी तरह जान गई हो कि ये जोगिंदर हमारे जुए खाने का अपना बंदा है, इसलिए इसे मैंने वापस भिजवा दिया है। और तुम्हें भी बुलवाने का मकसद इतना है कि मुझे तुम्हारी गेम काफ़ी पसंद आई है और मैं चाहूँगा कि इसके बाद तुम मेरे लिए खेलो। जीती हुई रकम से 40% तुम्हारे होंगे और हारने की सूरत में तुम बरी जमा करार पाओगे। इसके साथ तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। ऑफर काफ़ी अच्छी है, मैं धीमे लहजे में बोला, मगर अफसोस ये मेरी मंजिल नहीं है। इसका मतलब है तुम मेरी ऑफर को ठुकरा रहे हो। उसका लहजा सख्त हो गया था। लेकिन याद रखना, ये जुर्रत तुम्हें महंगी पड़ेगी। महंगी? मैं तंजिया अंदाज में हंसा। जग्गू दादा, मैं इधर तुम्हारी धमकियां सुनने नहीं आया, अपने किसी मकसद से आया हूँ। कौन सा मकसद? उसने पूछा। जारी है,